दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल वाला सवाल का आता दोबारा कर लीजिएगा। तो कर भी लिया होगा, कोई मसला भी नहीं आया होगा। पूछें अगर पूछना है कुछ तो। है जी, किधर है, कौन है, कहाँ है? वेयर हाउसिंग कॉस्ट को मटेरियल की बेस पे, हाँ, दोनों में से जो मर्जी मान लें हम। मटेरियल अगर इस फैक्ट्री में स्टोर होता तो वो एक अलहदा डिपार्टमेंट होता। इस फैक्ट्री में तो स्टोर नहीं है, या तो हर डिपार्टमेंट में कोने में कहीं मटेरियल रखा होता है, तो अब वो जगह के हिसाब से तो नहीं हो सकता, तो उसमें फिर हम वेयर हाउसिंग कॉस्ट कह लेंगे, कोई केमिकल लगा के रखते होंगे, ये हो सकता है। या हो सकता है कि हमने कहीं और किसी पार्टी के स्टोर में रखवाया होता हो, तो वो भी जो रखवाया होगा, जितना ज़्यादा मटेरियल जिसका रखवाया होगा, फिर खर्चा उसी को ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। तो इसलिए मटेरियल की बेस पे बांटा है वेयर हाउसिंग कॉस्ट। हाँ, तो वो डायरेक्ट नहीं है ना, तभी तो ओवरहेड है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट इसलिए तो ओवरहेड है, तो ओवरहेड में रखा था उसको। एसडीज दूसरे एसडीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ना एक टर्म मैं लिख रहा हूं, वन वे सपोर्ट। इस बात का क्या मतलब हुआ? हाँ, एक एसडी दूसरे एसडी को सपोर्ट, मतलब मेंटेनेंस के लोग कैंटीन डिपार्टमेंट में आके खाना खा रहे हैं, कैंटीन वालों के इक्विपमेंट की मेंटेनेंस वाले नहीं कर रहे। मिसाल दोबारा देखें, पीडीज को एसडी सपोर्ट तो करते ही हैं, एसडी सारे पीडीज को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन SD2 जो है वो SD1 को भी कोई सर्विस दे रहा है, SD3 को भी सर्विस दे रहा है, लेकिन उनसे सर्विस ले नहीं रहा। इसी तरह SD3 SD1 को सर्विस दे रहा है, लेकिन उससे सर्विस ले नहीं रहा। ये मतलब है मेरा वन वे सपोर्ट का, कि एसडीज पीडीज को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, तभी तो ये एसडी होते हैं, लेकिन ये आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वन वे का मतलब है कि एक एसडी अगर दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो उसे सपोर्ट ले नहीं रहा है। ये 1.2 क्या क्या कर रहे हैं हम? मैं सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट की डिटेल बता रहा था, और उसमें पहली चीज ये कही थी कि एसडी सिर्फ पीडीज को सपोर्ट करते हैं, उसको मैंने 1.1 कह दिया था। 1.2 कह रहा हूँ कि एसडीज दूसरे एसडीज को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वन वे है बस। जी, एसडी सिर्फ पीडीज को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, इसका पास पेपर में तो कोई सवाल नहीं है, खुद लिख लेते हैं, लिखें सवाल एक। और इसका मकसद नोट कर लें पहले। और इसका मकसद चूंकि आपको मेनली अभी सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट की प्रैक्टिस करवाना है, तो अब जो सवाल लिखवा रहा हूं उसमें मैं प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद जो टोटल आए थे वहां से शुरू करूंगा। ये नोट कर लें पहले। हाँ नुमान, रिमोट कहाँ था यार? अब ये 3 चल रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा चल रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर भी 3 तो चल रहे हैं ना। है? हो सकता है वो थ्रो कम हो तो यार, उसको सारे रिमोट ले यार, 3 तरह के तो एसी हैं यहाँ पर। जी, वो रिकॉर्डिंग है ना, इसका शेड है या ये मैं ऊपर कर देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। किस जगह आ रहा है शेड? किस जगह आ रहा है शेड? चल मैं उधर लिखता हूँ, उधर शेड आएगा। अहमद, अगर ये ठीक है फिर भी
है नहीं है सही। चलो जो पढ़ा नहीं जाएगा बता दीजिएगा, बता दूंगा क्या लिखा। मैंने पीडीज SD1 SD2 SD2 जो है वो इनको भी सपोर्ट कर रहा है, SD3 SD1 को सपोर्ट कर रहा है। सवाल लिखिए। टोटल बजटेड ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। टोटल बजटेड ओवरहेड, सवाल लिखवा रहा हूं इसकी प्रैक्टिस के लिए। टोटल बजटेड ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट आर एज फॉलोज। टोटल बजटेड ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट आर एज फॉलोज। अब एज फॉलोज में PD1 PD2 PD3 SD1 SD2 SD3। इतने डिपार्टमेंट होते नहीं है वैसे, लेकिन चलें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 लाख, 7.5 लाख और 5, 2, 1, 20 और 70। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद जब एक सब टोटल किया था ना, ये वो है। यानी अब मैं यहां से सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो शेड तो नहीं पड़ा। जी 70,000 70,000। उसके बाद लिखे एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज। ये कितना हो गया 10। इन परसेंटेजेस का मतलब ये है कि जिस तरह से कल हम लोग रेशोज ले रहे थे ना, जैसे मिसाल के तौर पे कोई खर्चा अगर वो फ्लोर एरिया में बांटना था, और फ्लोर एरिया में बांटना था इस तरह से कि 1000 बाय 2000, 400 बाय 2000, 300 बाय 2000 और 300 बाय 2000। हमने अगर इस रेशो में चारों डिपार्टमेंट्स में बांटना था, तो ये जो रेशो का सोल्यूशन है ये ऐसे भी हो सकता था। तो ये इस तरह भी हो सकता था। मकसद तो ये रेशो लगा के खर्चा बांटना था ना, तो ये इस शक्ल में भी दिया हुआ हो सकता था। तो अब ये चीजें आपको ऐसे दे दी हैं। यानी इसका मतलब है कि जब हमने SD1 को बांटना होगा तो इन डिपार्टमेंट्स में इन रेशो में बांटेंगे। ये मतलब है इसका। रिमोट से ही होगा ना।
अच्छा नहीं 25 नहीं ना यार, 25 तो बहुत, इसको कुछ -15 में लिख, तो 16 पे ले जाएंगे। मैंने पूरा ही नहीं किया अभी सवाल तो। ये टेबल नोटेड? अब इसके बाद लिखिए बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स PD1 में 10,000 है जी, रिपीट कर दूं? क्या क्या पूछ कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, अरे नहीं, वो तो मैंने सिर्फ ये समझा रहा था कि ये परसेंटेज से क्या मुराद है, कि जब भी किसी रेशो में बांट रहे थे तो उसको परसेंटेज की शक्ल में बना के तो ये उस तरह से डाटा दे दिया। बजाय हो सकता है जैसे कल मेंटेनेंस को बांटा था ना फ्लोर एरिया की रेशो में, तो वो हम फ्लोर एरिया के रेशो में बांट रहे थे, उसको अगर परसेंटेज बना के बताया जाता तो इस तरह की शक्ल होती। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स बता रहा हूं, PD1 में कहे हैं 10,000, PD2 में 8,000 और PD3 के अंदर 5,000। 10,000 10,000, 8,000 8,000 और 5,000 5,000। मुझसे रिक्वायर्ड है तीनों PDs का OAR। जी जी मुझसे रिक्वायर्ड, ये नोटेड। वैसे जो कल टेबल बनाया था ना, असल में तो ये पूरा उसी तरह से कंटिन्यू हुआ होगा, फिर प्राइमरी पोर्शन होने के बाद टोटल किए होंगे, तो मैं वो टोटल से आगे बढ़ रहा हूं। टेबल वही है, बेसिस था, टोटल था, PD1 PD2 PD3 SD1 SD2 SD3 और प्राइमरी अपॉर्चनमेंट होने के बाद टोटल हाँ जी, क्या परेशानी है? पूछना है कुछ? नहीं, जैसा सवाल में डाटा दिया वैसा चल रहे हैं। थाउजेंड्स में दिया हुआ है फिगर, तो आप 1000 वाली फिगर यूज कर रहे हैं, नहीं है तो पूरी यूज कर लें। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट, अच्छा ये एक सेपरेट मैंने टॉपिक बनाया ही इसलिए है कि अब हमने SD1 SD2 SD3 तीनों को बांटना है, तो सबको मिला के एक बर्तन में डाल के इकट्ठे सब फेंक दे जगह, अलग अलग बांटना पड़ेगा। पहले किसको बांटे, या कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी बांटे। अगर SD1 को बांट दिया तो हम SD1 लिखेंगे, SD1 खाली करेंगे, वो सब में बढ़ जाएगा। फिर जब SD2 को बांटने लगेंगे तो SD1 में फिर आ जाएगा, तो सिर्फ एक दो लाइनें फालतू बचेंगी, लग जाएंगी। सिर्फ इस वजह से आदाब ये हैं कि पहले उस SD को बांटें जो सबको सपोर्ट कर रहा है, ले नहीं रहा सपोर्ट। SD2 2 है, SD2 है, ये कैसे पता चला? कैसे पता चल रहा है भी कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? मैंने पूछा है कि SD3 SD1 को 5% सपोर्ट कर रहा है,
या SD1 SD3 को 5% सपोर्ट कर रहा है? SD3 सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इसके सामने और उसके नीचे लिखा हुआ है, इसलिए है? नहीं पता चल रहा। अच्छा, इस सवाल में तो बस मैं कह रहा हूं कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। अगले सवाल में समझाता हूं कि क्यों। अभी मैं कह रहा हूं कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इस 5% का क्या मतलब हुआ? SD3 सपोर्ट कर रहा है SD1 को। तो जब SD3 के खर्चे बांटने होंगे तो इस रेशो में सबको बांटेंगे। हाँ, इससे भी अंदाजा लग रहा है। ठीक, SD3 इन हिसाब से सब डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। तो जब SD3 को बांटेंगे तो इस रेशो में बांटेंगे। तो SD1 SD2 SD3 इन सब में ज्यादा सपोर्ट कर कौन रहा है? SD2, जबकि ये सपोर्ट ले किसी से नहीं रहा। देखें, SD1 इनमें से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, SD3 SD1 को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर SD2 को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना। SD2 बाकियों को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट ले नहीं रहा, तो पहले इसको खाली करेंगे। नहीं समझ आया? SD2 किस किस को सपोर्ट कर रहा है? किसको सपोर्ट कर रहा है SD2? ये फिगर्स बताएं। SD3 के खर्चे उन डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे जिनको SD3 सर्विस दे रहा है। ऐसे ही किस रेशो में बांटेंगे? इस रेशो में बांटेंगे। तो यहां पर क्यों नहीं बांट रहे? क्योंकि SD3 उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको सर्विस नहीं दे रहा, ऐसे पता चल रहा है। SD3 इनमें से किसको सपोर्ट कर रहा है? SD1 को। SD3 SD1 को सपोर्ट कर रहा है। SD2 SD1 तो पहले किस SD के खर्चे बांटे? जो सपोर्ट ले नहीं रहा किसी से, तो SD2। अब जब SD2 को बांटेंगे तो SD2 में है कितना जिसको बांटना है? हाँ जी, 120। यहां से हो जाएगा माइनस, और इस 1/20 को किस रेशो में बांटना है? क्या थी वो? 50 20 25 5। दोबारा बताएं। 30 35 1,20,000 को इन बाकियों में इस रेशो में बांटना है। रेशो मतलब चूंकि परसेंटेजेस हैं तो 30%, 35%, 5%, 10%। कितना? 36,000, 42,000, ये रेशो कैसे लिखी है? ये लिखी है ना यार टेबल में, यही तो बताई थी अभी। है वो रजिस्टर में लिखी हुई ना आपने? अब किस SD को बांटे? अब SD3 को।
SD3 को बांटना है किस परसेंटेज में? 50, 20, 25, 5। और SD3 में है कितना, जितना निकालना है? 82। 70 तो था, अब तो 82 है। हमने सेकेंडरी पोर्शन में हम क्या रहे हैं? एसडीज को खाली करके पीडीज में बांट रहे हैं। तो एसडी को खाली करना ना, 70 नहीं है, 82 है। एसडी को खाली करना। अब इस 82,000 को 50%, 20%, 25%, 5%, 41,000 क्या जी? 82 को ऐड कहां किया मैंने? यार मतलब SD3 में 70,000 पहले है, 12,000 और हो गया तो 82 बन गया ना। है नहीं समझ आई यार, ये हुआ क्या है? मैं सुबह उन क्लास में ऐसा जबरदस्त स्मूथ गया, ये नौसत कैमरे की है। फिर जरा पॉज करना। अच्छा ये दोबारा से समझे। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट कल वाले लेक्चर से रिलेट कर रहा हूं। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट ये थी कि हम जब प्राइमरी अपॉर्चनमेंट कर चुके तो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स पीडीज और एसडीज में आ चुके थे, लेकिन OAR सिर्फ पीडीज के निकलने हैं। अच्छा समझा रहा हूं ना, समझ रहे हैं? समझा रहा हूं, सबको बता रहा हूं। OAR सिर्फ पीडीज के कैलकुलेट हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स को पीडीज में ही लाना पड़ेगा। तो वो जो अभी ओवरहेड्स एसडीज में चले गए हैं उनको वहां से खत्म करके, खाली करके, माइनस करके पीडीज में शिफ्ट करना है। और पीडीज में बांटने के लिए कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई बेस होनी चाहिए। अब वो बेसिस कल वाले सवाल में बताई हुई थी कि उनमें से 80% एरिया मशीन आर्ट से रिलेट किया था और जो 20% था वो फ्लोर एरिया से रिलेट किया था। वो जो मशीन आर्ट से रिलेट किया था 40,000 थे, 2,000 थे और 3,000 थे। तो हमने मेंटेनेंस का 80% जो कि 211 था उसको इस रेशो में तीनों डिपार्टमेंट्स में बांटा था। और ये कैलकुलेशन कैसे की थी? 211 इंटू ये डिवाइडेड बाई ये, 211 इंटू ये डिवाइडेड बाई ये। अब इसको इस रेशो में बांटने के लिए हमने ये कैलकुलेशंस की। हो सकता है कि सवाल में आपको ये मशीन आवर्स की रेशो की बजाय, यानी खुद आवर्स देने की बजाय ये कह दिया जाता 40/45 करें कितना बनता है? तकरीबन 90। हो सकता है आपको कहा जाता कि ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मशीनों से रिलेटेड खर्चा है वो 90% मशीनिंग में जाना है, 4% असेंबलिंग में जाना है और 6% फिनिशिंग में जाना है। तो इसकी बजाय फिर हम लोग 211 का 90% करते, 211 का 4% करते, 211 का 6% करते। ये बांटने के लिए बेसिस दी होती। अब आज वाले सवाल में मैंने आपको इस तरह की फिगर्स देने की बजाय ये फिगर्स बता दी जो टेबल बनाया था। तो ये परसेंटेजेस, ये तरीका है जिस रेशो में बांटना है। यहां तक कोई परेशानी? अब वो जो टेबल बनाया हुआ है जिस तरीके से, मैंने कहा कि इस सवाल में बस मैं कह रहा हूं कि SD1 जो लाइन लिखी हुई है, SD2 रो, ये वो परसेंटेजेस हैं जिसमें SD1 को बांटना है। अपने उस रजिस्टर में टेबल पे देखें, जो SD1 की रो है 40, 50, 10, 40, 50, 10 बस। हाँ, तो SD1 के खर्चों को जब बांट रहे होंगे तो 40% PD1 में, 50% PD2 में, 10% PD3 में। SD2 और SD3 में इसका कोई हिस्सा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये उनको सर्विस नहीं दे रहा होगा, तभी एलोकेशन नहीं होगी ना। तो ये मेरे मुराद था कहने की कि किसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस सवाल में SD1 बस पीडीज को सपोर्ट कर रहा है, SD2 और SD3 को कोई सर्विस नहीं दे रहा। SD2 वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? 30, 35, 25 और 10। तो SD2 के खर्चों को इस रेशो में बांटना है। क्यों बांटना है? क्योंकि वो इनको सपोर्ट, उनको सर्विस दे रहा है। तो जब सबको सर्विस दे रहा है, सबको कब दे रहा है? तो वो अपने आप को सर्विस नहीं दे रहा होगा ना, तो वो बाकियों को सर्विस दे रहा है। तो SD2 के खर्चों को जब बांटा जाएगा तो उसमें से 30% लेके PD1,
35% लेके PD2, 20% लेके PD3, 5% SD1 में और 10% SD3 में। SD1 और SD3 में इसका हिस्सा क्यों जाएगा? क्योंकि वो उनको सर्विस दे रहा होगा। तो ये कहने का मतलब था मेरा कि कौन सा SD किसको सर्विस दे रहा है। अब ठीक है, तो ये जो SDs हैं इनको अगर देखें तो SD2 बाकी दोनों SDs को सर्विस दे रहा है, लेकिन सर्विस ले किसी से नहीं रहा। SD3 SD1 को सर्विस दे रहा है, SD1 से सर्विस ले नहीं रहा है, और SD1 सर्विस दोनों से ले रहा है, सर्विस दे किसी को नहीं रहा। इसको मैंने वन वे सपोर्ट कहा था, जो यहाँ 1.2 लिखा था। अब इस सवाल को करने का तरीका यह है कि जो ऊपर टेबल बनना था, प्राइमरी अपोर्शनमेंट होनी थी, वो वैसे ही बना। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में SD1, SD2, SD3 में से पहले किसको बांटा जाएगा? तो उसको बांटेंगे जो सपोर्ट दे रहा है, सर्विस ले नहीं रहा, वो SD2 है। बांटे का मतलब यह है कि उसको खाली कर दें, उसमें जितना भी ओवरहेड है उसको खत्म करें और बाकियों में फैला दें। तो SD2 में 120 था, इन परसेंटेज के हिसाब से बाकियों में फैला दिया। अगला नंबर किसका? SD3 का। तो SD3 में है कितना जो बाकियों में देना है? 70 है सिर्फ, नहीं 82 है। तो अब वो 82 जब बांटेंगे तो 50, 20, 25, 5 से कितना कितना बढ़ जाएगा? आप पूछे जो पूछना है। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि पहले SD2 को क्यों किया? अच्छा, SD1 कर लेते हैं हम। कितना? 40, 50, 10। SD1 में है कितना जो खाली करना है? 2, 1, 8, 4, 0, 4, 0, 5, 0, फिर 5, 0। अब इनके बाद रिजल्ट ये निकला कि SDs खाली हो चुके हुए हैं और PDs में आ चुका है 5, 6, 1, 0, 4, 0, 9, 1, 3, 4, 5, 0, 5, 5। ये OAR के न्यूमरेटर हो गए। और इनके लिए OAR की बेस है लेबर आवर्स 10,000, 5,000। तो OAR हो गया 56.10, 114.18, 1.2 सिचुएशन ये बनी कि अगर SDs दूसरे SDs को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वन वे सपोर्ट है। तो इस सवाल से क्या सीखा, क्या याद रखें इसके बारे में? जो सपोर्ट नहीं ले रहा वहां से बांटना शुरू करें, मूविंग टूवर्ड्स जो बस सपोर्ट ले रहा है बाकी SDs को सपोर्ट कर नहीं रहा है। वन वे में तो ऐसे ही होगा। एक मिनट। अच्छा, अगर ऐसा ना करें, ये सिर्फ जो है ना ये अदब है, वरना अगर ऐसा ना करें तो गलत नहीं होगा। चलें SD1 से शुरू कर देते हैं, SD1 से करते हैं। SD1 पहले लिख लूंगा तो उस वक्त SD1 में कितना है? 2 लाख। 2 लाख खाली कर देंगे, सब जगह बांट देंगे, SD1 खाली हो गया। फिर जब SD2 को बांटूंगा तो SD1 में फिर 6 तो नहीं आएगा, डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन SD1 में फिर आ जाएगा। अब जब SD1 में आएगा, नहीं बल्कि हाँ 6 ही आएगा। जब SD1 बांटेंगे, सॉरी SD1 खाली कर दिया था, 6 उसमें फिर आ गया, फिर खाली करेंगे। अच्छा, फिर SD3 लिखेंगे। अब जब SD3 बांटेंगे तो फिर SD1 में आ जाएगा, फिर खाली करना पड़ेगा। तो बस होगा ये कि SD1 की 2 दफा एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ जाएगी, एंड फिर भी यहीं आएगा। तो सिर्फ वो जो फालतू लाइनें लिखनी पड़ रही हैं उससे बचने के लिए ये तरतीब रखी है। तो इसमें लिखने वाली अंग्रेजी कोई नहीं है, उर्दू, पंजाबी, पश्तो है, जो आपने जैसे लिखनी है।
यार ये अहमद ही तो मनूस नहीं है, कैमरा मैन। नहीं ठीक है, मैं ऐसी शायद ओवर एक्सपेक्ट कर गया था। आप अभी भी बताएं जिसमें जो जरा सी भी कंफ्यूजन है तो। अच्छा, आप जब सवाल पूछते हैं और उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड अगर मजाक कर भी रहा हूं तो वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि शक्ल देख के अंदाजा लगाऊं कि किसके जवाब पे मजाक करना है, किस पे नहीं करना है। फिर भी अगर मेरी असेसमेंट गलत हो जाए तो बुरा ना मनाया करें, मतलब आप इसको बुरा ना मनाया करें कि आपके सवाल पे मजाक कर लिया, सारे हंसने शुरू हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इससे इज्जत में कमी आ गई तो पहले कौन इज्जत करता है आपकी? तो आप इसकी टेंशन ना लिया करें। आपको जवाब मिलेगा, जवाब अच्छी तरह समझाऊंगा। जितना मर्जी बोंगा सवाल पूछना है पूछें, जवाब दूंगा। अरे बोर्ड गिर जाएगा। जी बताएं, दोबारा पूछिए। पहले नंबर पे किसको रखना है? जो सपोर्ट नहीं ले रहा, ज्यादा को सपोर्ट कर रहा है, फिर उससे कम जो सपोर्ट कर रहा है, फिर उससे कम जो सपोर्ट कर रहा है, और फिर जो सब किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। वन वे में ही ऐसे ही आ जाएगा। अब टू वे क्या है वो फिर 1.3 सॉल्व करता हूं। लेकिन अगर आपको ये 1.2 को बहुत मुश्किल काम लग रहा है ना, तो फिर आप बेशक खैर है, 2 लाइनें एक्स्ट्रा आ जाएगी ना, लिख लेना 2 लाइनें एक्स्ट्रा। बस ऑब्जेक्टिव ये है कि एसडीज को खाली करना। टू वे सपोर्ट में ना 2 ही होंगे एसडी, ज्यादा नहीं होंगे, फिर सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए 2 एसडी ही होंगे। ये टू वे सपोर्ट, एसडी 1 2 एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर एज वेल, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है टू वे सपोर्ट। और मिसाल ये बनाइए कि SD1 SD2 पीडीज को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, SD1 SD2 एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक क्विक रिकैप हम पढ़ इस चैप्टर में ये रहे हैं कि साल के शुरू में हम लोग ओवरहेड्स का एक रेट कैलकुलेट करते हैं जिसको OAR कहते हैं। इसके लिए हमें टोटल बजटेड ओवरहेड्स न्यूमरेटर में चाहिए और उसके डिनोमिनेटर में कोई भी रेलिवेंट बेस चाहिए। फिर इस फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए एक सवाल किया था। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया था कि ये ओवरहेड्स इतनी आसानी से मिल जाएंगे नहीं, इसमें मुश्किलें आएंगी। उन मुश्किलों को मैंने कुछ केसेस में बांटा था। पहला केस ये किया था कि एक प्रोडक्ट है लेकिन डिपार्टमेंट्स मल्टीपल हैं। उन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा था, पीडीज और एसडीज, और उन पीडीज एसडीज में OAR पीडीज का निकलता है। और उसके लिए तरीका ये होता है कि सारे ओवरहेड्स को किसी भी तरह बस पीडीज में ले आते हैं, फिर उसके बाद OAR हर एक का अलग अलग निकल आता है। अब सारे ओवरहेड्स को पीडीज में लाने के लिए 2 तरह की अपोर्शनमेंट है, एक प्राइमरी अपोर्शनमेंट है और एक सेकेंडरी अपोर्शनमेंट है। प्राइमरी अपोर्शनमेंट ये है कि जिसमें सारे ओवरहेड्स को पीडीज और एसडीज में ले आना है, और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट ये है कि अब एसडीज को भी खत्म करके उनकी सवारियां पीडीज की गाड़ी में बिठानी है। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में आगे मजीद 1.1 1.2 1.3 मैंने ये बनाया। 1.1 कल ये किया था कि एसडीज सिर्फ पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अब 1.2 ये बताया कि एसडीज दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट ले नहीं रहे। अब 1.3 ये बनाया कि एसडीज आपस में भी कैच कैच खेल रहे हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? यहां पर SD1 को खाली करेंगे, फिर SD2 खाली करेंगे, SD1 में फिर आ जाएगा, फिर SD1 खाली करेंगे SD2 में चला जाएगा, फिर SD2 खाली करेंगे फिर SD1 में आ जाएगा, फिर SD1 खाली करेंगे SD2 में चला जाएगा, फिर SD2 खाली करेंगे SD1 में आ जाएगा। तो ये जो आनियां जानियां लगी रहेंगी
इस मसले का जो हल है उनमें से दो हैं जो आपके सिलेबस में। एक हल कहलाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हल कहलाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। सवाल में जब ये टेस्ट होगा तो इन दोनों में से कौन सा मेथड करना है ये बताया होगा। अगर नहीं बताया, वाकई नहीं बताया, तो फिर आपकी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी कर ले, वैसे बताया होता है। तो इनके लिए लिखने में कोई अंग्रेजी लिख के समझाने वाली बात नहीं है, मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, उसको सॉल्व करते करते में आपको दोनों मेथड समझ आ जाएंगे। फिर अगर कुछ लिखना हो अपने अल्फाज में तो लिख लेना, वरना वो सॉल्यूशन ही काफी होगा सिखाने के लिए। अच्छा, आज का मैच अगर पाकिस्तान जीत गया तो है, आज मैच नहीं है, तो आपको पेपर्स की एग्जाम्शन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो फिर आज 2 होमवर्क देने, मैच का बहाना नहीं लगाना। दो सवाल, छोटे छोटे से 2 सवाल। सैटरडे कल ऑफ किया नहीं मैंने, परसों। दो सवाल होगा, ज्यादा लगे तो एक एक करके कर लेना, लेकिन कर लेना सवाल। इसके लिए सवाल लिखिए, इसके लिए सवाल लिखिए। टोटल बजटेड ओवरहेड्स सवाल लिखवा रहा हूं। टोटल बजटेड ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। अब ये ओवरहेड्स हैं PD1 में, PD1 ओवरहेड्स बता रहा हूं ना, PD1 में 300,000 यानी 3 लाख, PD2 में 500,000 5 लाख, SD1 में 200,000 2 लाख, और SD2 में 150,000 1.5 लाख। SDs provide support as follows। नहीं, PDs 3 भी हो सकते हैं, PDs 3 हो सकते हैं बिल्कुल। SD, इसमें SD 2 ही होंगे, वरना फिर अगर SD 2 से ज्यादा होंगे तो फिर सवाल भी 25 नंबर का हो जाएगा, तो इसलिए SD 2 ही होंगे, क्योंकि इसमें मेहनत फिर बहुत बढ़ जाएगी अगर 2 से ज्यादा हुए तो। क्या जी? SDs provide support as follows। ये टेबल नोटेड? अच्छा, एसडीज को बांटते हुए अगर आपको रेशियो खुद ही निकालने की बजाय परसेंटेजेस दी हुई है, तो हमेशा ऐसे नहीं होना कि इसके सामने लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं, ये टेबल ऐसे भी हो सकता है। अब कैसे पहचाने? अब आप पीडी से पहचानेंगे, क्योंकि पीडीज तो रिसीविंग है ना, तो अगर पीडीज रोज में लिखे हुए, रोज कॉलम्स, पीडीज अगर रोज में लिखे हुए, इसका मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट्स ये हैं और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि SD1 जब बटेगा तो इस तरह से इनमें बटेगा।
यानी SD1 इनको इतनी इतनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, SD2 इनको इतनी इतनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। टोटल 100 से भी देख सकते हैं आप कि अब ये टोटल 100 बन रहा है, तो ये है जिसको बांटना है ऐसे। क्या जी? वो तो पिछले साल में भी ये लिखवाई थी है? मैंने उसमें भी यही कहा था एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज, अभी भी यही कह रहा हूं। नहीं तो आपका पॉइंट क्या है? उससे कैसे समझ आ रही है? एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज, इससे कैसे समझ आ रही है? और पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में भी तो मैंने यही कहा था एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज, लेकिन तब ऐसे लिखा हुआ था जी। बनेगा ना, अगर परसेंटेज की शक्ल में दिया तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? नहीं, अगर परसेंटेज की शक्ल है तो जाहिर है 100 बनेगा, वरना खर्चा पूरा कैसे बटेगा फिर? ये नोटेड। अब इसके बाद लिखिए मशीन आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स। बजटेड मशीन आवर्स PD1 में 10,000, बजटेड मशीन आवर्स PD1 में 10,000 और PD2 में 5,000। बजटेड मशीन आवर्स PD1 में 10,000 और PD2 में 5,000, 10,000 5,000। रिक्वायर्ड है मुझसे PDs का OAR यूजिंग नंबर A रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। नंबर 1 रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इन दोनों से सॉल्व करना एक एक करके। मैंने दोनों PDs के OAR रिक्वायर्ड हैं यूजिंग नंबर 1 रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। पहले कर रहा हूं मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद क्या रिजल्ट है? 300,000, 500,000, 200,000 और 150,000। अब पहले किसको बांटना है? जिसको मर्जी बांटे, अब तो बार बार ही बांटना है। SD1 ही कर लेते हैं। SD1 को बांटना है तो किस रेशो में? 40, 50 और 10। SD1 में है कितना जो खाली करना है? 2 लाख। तो 40, 50, 10 80,000, 1,20,000। अब SD2 को खाली करना है। अच्छा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, बार बार हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे, तो फिर तो शाम तक यही करते रहेंगे। 40, 40। SD2 में है कितना आप जो खाली करना है? 170 हो चुका हुआ, 170। 170 को 40, 40, 20 68, 68, 34। अब फिर SD1 को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन 40। अब SD1 में कितना आ गया जो बांटना है? 34। जी 13600 17
अब अच्छा, लेकिन इतना आइडिया हो रहा है कि अब ये काम हो रहा है, तो ये निग्लिजिबल हेड तक चला जाएगा, बस वहां छोड़ देंगे, और ये 3-4 लाइनों से ज्यादा नहीं जाया करेगा। 3-4 लाइनें ईच। अब 34 बांटना है, तो 34 यहां से बटेगा और 40 40 20 1360 60। अब 680 को बांट देते हैं, 40 50 10। 680 को बांटेंगे, हाँ जी 2 60। अब 68 को बांट देते हैं, 68 को बांट दें तो 27 27 14। इसको रहने दें। अब SD1 को अच्छा, अब अगर इस SD1 को बांट रहे हैं और ये बांटेंगे तो इधर इधर और इधर कितना आएगा, 1.4 कह लें चले, और 1 लिख लेते हैं उसको। अब 1 को जब अगली लाइन में बांटेंगे तो वो तो पॉइंट्स में चला जाएगा, तो इसलिए वो नहीं छोड़ देंगे, हम अभी ही 1 लिखना छोड़ देते हैं। यानी वैसे अगर आप बांटे ना 14 को, तो ये बनेगा 6 7 1, तो इस 1 को यहां नहीं लिखते, वहीं एडजस्ट कर देते हैं। इसको ऐसा करते हैं 6 और 8 कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर पॉइंट्स में चला जाना। और एग्जामिनर ने आपके इस नंबरिंग को देख के 6 और 8 क्यों किया है, 7 7 क्यों नहीं कर रहा, इस पे नंबर नहीं काटने, ये प्रोसीजर देखना है। एंड पे आके राउंडिंग ऑफ, चाहे आप दोनों को 7 7 कर दे, वैसे दोनों को 7 7 ना करें क्योंकि वो 40 है ये 50 है, तो 6 और 8 कर दें। अच्छा, अगर ये 5-6 डिजिट की बजाय 3-4 डिजिट होते तो शायद 3 लाइनों में खत्म हो जाता। देखिए, अगर मिलियन में भी होता ना तो भी 15 लाइनें नहीं लग जाती, 3-4 लाइनें ही लगती हैं बस। यार हो भी सकते हैं, अगर आप इसको 1000 कॉमन कर लेंगे तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा, फिर आपको खुद मुश्किल हो जाएगा हिसाब पूरा करना। अभी तो हम हिसाब पूरा कर लेते हैं ना, फिर आपसे पॉइंट्स में वो राउंड ऑफ करके बैलेंस ही कैरी होना। तो इसलिए जिस हालत में वैल्यूज दिए हैं उनको यूज कर लें। अब इसका एंड रिजल्ट ये निकला कि एसडीज हो गए खाली। PD1 में कितना आ गया, 463,265, और इधर 686735। अच्छा, कल भी एक चीज टैली कराई थी, टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, 1150,000, इनको भी ऐड करेंगे तो 1150,000 ही बनेगा, क्योंकि फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स अब 2 PDs में आ गए। बेस क्या है, मशीन आवर्स 10,000 और 5,000, तो OAR हो जाएगा 46.331। जिनको नजर नहीं आ रहे ऊंचे होके देखने की बजाय कैलकुलेट कर लो ना यार, कैलकुलेट कर लें आप। ये हो गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नोट कर लें, फिर साइमल्टेनियस बताता हूं।
नोटेड। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है वाकई, ये कॉस्ट के आसान चैप्टर्स में से है। हर चैप्टर में ये कहता हूँ, कितने को चैप्टर करा दिए मैंने पहले। ये ओवरहेड्स कॉस्ट के आसान चैप्टर्स में से है। अगर आपको जिंदगी का मुश्किल तरीन काम लग रहा है तो अगले चैप्टर्स में तो आपकी मौत वाकई हो जाएगी। फिर मैं शाम को आपको उठाऊंगा, उठो घर जाओ, फिर आप घर चले जाएंगे। नोटेड। इसमें बताएं कुछ पूछना है तो। क्या हो गया, नाराज हो गए? मेरी रात तक क्लासें होती हैं यार। अब मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, उसको सॉल्व तो मैं यही करूंगा, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का जो फार्मूला सिखाने लगा हूं वो मुझे भी समझाने में, आपको समझने में आसानी होगी अगर मैं इन फिगर्स को यूज करके समझाऊंगा तो। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इन फिगर्स को यूज इसलिए करके समझा रहा हूँ कि बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए, वरना इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाने के लिए पहले ये करना पड़ेगा। नहीं, पहले नहीं करना पड़ेगा। साइमल्टेनियस एक अलग मेथड है, लेकिन मैं उसके फार्मूले तक पहुंचाने के लिए इस डाटा को यूज करने लगा। PD1 है, PD2 है, ये समझ लीजिएगा बात। अगर आपको लगे नोट करने वाली तो बेशक कर लीजिएगा, पहले समझ लें। PD1 और PD2 में जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद यहां पर अपने ओवरहेड्स थे, ओन कह देता हूं मैं इनको जिन्हें। PD1 के कितने, अरे यार SD1 कितने, SD1 और SD2। SD1 से टोटल ट्रांसफर आउट कितना हुआ, टोटल पूछ रहा हूं। इन सबको ऐड कर लें, इन सबको ऐड कर लें। टू ये टोटल ट्रांसफर आउट है SD1 से। ये जो आउट्स है ना, इनको लिया है। जब SD1 में था ही 2 लाख तो फिर वहां से निकल 234 कैसे गया, क्योंकि SD2 से आया था। अच्छा, कितना आया था SD2 से, ये और ये कितना, ये दोबारा देखें। SD1 में प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद पहले ही अपना हिस्सा इतना था, इतना SD2 से और आया और फिर मिला के SD1 से इतना आउट हुआ। इसी तरह से SD2 में पहले अपना प्राइमरी के बाद इतना मौजूद था, लेकिन यहां से आउट कितना हुआ है, लेकिन जब यहां पर था ही 1.5 तो 173 कैसे आउट हो गया, 20 34 ये फिगर्स यहां तक ठीक है। SD1 को जब बांट रहे हैं तो 40 50 10, यानी SD1 से SD2 को कितना जा रहा है, 10%। अब ये एक जादू देखिएगा जरा,
₹1 का फर्क है राउंडिंग ऑफ का, वरना इसका 10% ये। देखें SD1 से जो आउट हो रहा है उसका 10% SD2 में जाना है ना, ये वो है। SD2 जब बांटना है तो इसका 20, तो SD2 से जो आउट होना है ये, इसका 20% SD1 में जाना है। देख लें यही है। ऐसे ही है, ये कैसे हुआ यार? हैं जी, अभी जो इस वक्त सामने, अभी जो इस वक्त यहां मैंने मेहनत कर ली हुई थी, मैंने इन फिगर्स को यहां लिखा है और आपको सिर्फ करतब ये दिखाया है क्योंकि इसका 10% ये है, इसका 20% ये है, और ये 10-20 क्या है? SD2 से जो ट्रांसफर आउट होके SD1 में जाना था आउट, वो 20% जाना था, तो इसका 20 यही है। और SD1 से जब बटना था और आउट होके जो SD2 तक पहुंचना था वो 10% पहुंचना था, तो इसका 10% यही है जी। जब हम SD2 को बांट रहे हैं तो SD2 के खर्चे जब सब में बंट रहे हैं तो वो बंट के यहां तक पहुंचे हैं ना। किसको कम? तो हुआ है ना, ये माइनस हुआ, लेकिन इसके खर्चे बंट के बाकियों में जब गए तो SD1 में खर्चा आ गया ना, तो वो वहां पर पॉजिटिव आ गया। देखें जब हम SDs को खाली करके इनके खर्चे बाकियों तक पहुंचाते हैं तो जिन तक पहुंचा रहे हैं वहां तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो इसलिए 170 को जब बांटा है तो ये पॉजिटिव आ गया। अब SD1 अभी खाली किया था, उसमें 34 और आ गया, तो ये ट्रांसफर इन हो गया, ये ट्रांसफर इन। हाँ देखें ये जो खर्चे बंट रहे हैं ना SDs के, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ग्रैंड टोटल तो 1150 ही है, लेकिन ये आपस में जब बंट रहे हैं तो प्रोसीजर कुछ इस तरह का है कि जब इसको बांटते हैं तो इधर भी चला जाता है, फिर इसको बांटते हैं तो इधर भी आ जाता है, करते 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 ये खत्म होके सारा कुछ खर्चा यहीं आ गया होगा, तभी तो ये टोटल भी 1150 बन रहा है। ये इस प्रोसीजर की वजह से ऐसा हो रहा है। इसकी मैं आपको और मिसाल से समझाऊं। अच्छा एक प्रैक्टिकल करके समझाता हूं। देखें ये तो अगर सुराख है तो पानी क्या आना है, लेकिन जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं चाहे समझ आ जाए। इन दोनों के अंदर भी पानी है ये PDs हैं। देखें मैं ना एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो उस बात को समझिएगा, इन पे शोर ना लगाना शुरू कर दें। ये PDs हैं, कुछ पानी इनमें पहले से है, ये SDs हैं, इनमें भी पानी मौजूद है। अब जो टोटल पानी मौजूद है वो बढ़ने कम होने नहीं लगा। ये भी यहां रखा हुआ है, मैंने एक SD ऐसे उठा के इनमें जब ऊपर से इस तरह फेंका तो उसमें भी पानी गिरा, इसमें भी थोड़ा सा गिर गया। अब ये रखा इधर, इसको उठा के फिर ऐसे खाली किया, फिर दोनों में गिर गया। अच्छा अब इसमें ना पहले जितना पानी था उतना ही नहीं और आ गया, अब थोड़ा हो गया, फिर इसको उठा के खाली किया तो फिर इसमें थोड़ा सा और गिर गया, फिर इसको वापस रख के इसको खाली किया। अब जब ये काम हो रहा है तो इन दोनों में ये बार बार प्रोसीजर रिवाइज करने से खाली अल्टीमेट हो जाएंगे। तो वो जो पहली दफा इसको उठा के खाली किया था इसमें लेट से 100 ml पानी था, अब इसको उठा के खाली करने से इसमें फिर आ गया,
लेकिन ओवरऑल तीनों का मिला के टोटल पानी तो उतना ही है ना। सिर्फ इस प्रोसीजर की वजह से छींटे इसमें भी पड़ जाते हैं, फिर इस प्रोसीजर की वजह से छींटे इसमें भी पड़ जाते हैं। 2-3 दफा प्रोसीजर करने से ये अल्टीमेटली खाली हो जाएंगे और सारा पानी इसमें पीडीज में शिफ्ट हो चुका होगा। टोटल पानी मिला के बढ़ा नहीं है, सिर्फ इस प्रोसीजर की वजह से जगह बदल रहा था अपनी। इधर देखें, इधर देखें। अगर रिपीटेड से सॉल्व हुआ है तो मैंने सिर्फ उसकी हेल्प ली है आपको समझाने के लिए, वरना साइमल्टेनियस मेथड लगाने के लिए पहले ये सॉल्व करना नहीं जरूरी है। इस जादू से इतना पता चल रहा है कि इसका 10% ये है और इसका 20% ये है। अगर ये फिगर्स लिखनी है तो लिखें, क्योंकि मैं मिटाने लगा हूं। अच्छा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व ना किया होता तो हमें ये फिगर ना पता होती ना। ये भी नहीं पता होती, ये भी ना पता होता, ये पता है 10-20 पता है। ये टोटल ट्रांसफर आउट है ना। अगर ये x है तो ये 0.1 x है, ये y है तो अब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये एक इक्वेशन है। तो हमने इस तरह करके इक्वेशंस ये बना ली। SD1 के लिए x इज इक्वल टू 2 लाख प्लस, और SD2 के लिए इक्वेशन बन गई अब आप बचपन से या चलो ASC से ये तो जानते हैं कि 2 इक्वेशंस है और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर लेते हैं ना, कोई मसला नहीं, आप सिर्फ इक्वेशंस बना के एक बार दिखा दें और उसके बाद एग्जामिनर को कह दें कि मैंने इनको सॉल्व किया है और आंसर ये निकला है। जरूरी नहीं कि आप इनको सॉल्व करके दिखाएं, इक्वेशन जरूर बना के दिखानी है। करें सॉल्व, बनेगा नहीं, सॉल्व करें। सर 20% 10% आ रहा है, वैल्यू आ रही है जो 20%। तो वैल्यू कितनी आ रही है पूछा ये। 2 3 4 6 9 3 x आ रहा है 2 3 4 6 9 4 1 7 3 4 6 9 6 8। क्या किससे? हाँ, तो बात इजी की नहीं है। अगर आपको सवाल वाला कह रहा है रिपीटेड से करें तो रिपीटेड से करेंगे, अगर सवाल वाला कह रहा है साइमल्टेनियस से करें तो साइमल्टेनियस से करेंगे। अगर आपको इस तरह लिख के आसान है और उसके बाद इक्वेशन की शक्ल बनानी है तो आप बेशक ये भी करें, ये भी करें। अगर आप समझते हैं कि इसके बगैर इक्वेशन बना सकते हैं, उसका भी तरीका देखें याद करने का। SD1 को x कहते हैं, SD2 को y कहते हैं। इधर x है तो उसको y कर दें, ये y है तो इसको x कर दें। SD1 में प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद कितना है वो यहां लिख दें। SD1 में कहा है मैंने, SD1 में। और SD1 में कितना % आ रहा है, SD1 में कितने % आ रहा है ये बोलो। SD2 y लिखें तो इधर x लिख दें। SD2 में पहले कितना है, SD2 में कितने % आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन बनानी है डायरेक्टली इक्वेशन बना लें, ऐसे करना है ऐसे करके इक्वेशन बना लें। यानी आप एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट कर दें, कोई मसला नहीं है। यानी अब इसका ऑफिशियल सोल्यूशन जो है वो यहां से शुरू हो गया, ये वर्किंग की, और टेबल ये है। अच्छा बता दो इससे या डायरेक्ट,
ये जो डायरेक्ट बनाई है वो बताऊं दोबारा। अगर किसी ने इक्वेशन इस तरह से नहीं बनानी, डायरेक्ट बनानी है, तो वो दोबारा सुन लें। SD1 SD2 है, एक को x कह दे, एक को y कह दे। SD1 को मैंने x कह दिया, SD2 को y कह दिया। अब इस इक्वेशन के अंदर ये x है तो उसको y रख लें, ये y है तो उधर x रख लें। फिर यहां पर क्या रखना है, SD1 में जितने रुपए मौजूद हैं वो लिखें, और SD1 में जो परसेंटेज आ रही है वो है, SD1 से जो जा रही है नहीं, SD1 में जो आ रही है। SD2 में जो खर्चा मौजूद है वो, SD2 में जो परसेंटेज आ रही है वो है। साइमल्टेनियस का आंसर, ऑफिशियली सॉल्यूशन ये टेबल है, लेकिन वर्किंग करके x और y निकाल लिए। अच्छा, x और y, ये x और y क्या निकले हैं, टोटल ट्रांसफर आउट। तो हमें पता चल गया ना टोटल कितना आउट करना है, तो बस अभी ही वो आउट कर देते हैं। SD1 से टोटल कितना आउट होना है, अभी जितना है जितना भी है, SD1 से टोटल कितना आउट होना है, 2। बस ये अभी आउट कर दे। 40 50 10 कितना, SD1 को हमने x कहा है और x निकला है 234, तो हमें अभी ही पता चल गया कि SD1 से टोटल कितना आउट होना है, वो अभी आउट कर दें। 9 3 ये पूरा 4 बन रहा है। हाँ जी, इसको कर देता हूं मैं 8, इसको कर देता हूं 7। ये कितना बन रहा है टोटल करें तो है यार, इनको और इनको ऐड करें कितना बन रहा है, नहीं मेरे ख्याल में ये 8 था, क्या क्या आंसर थे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। इधर क्या था, 8 था, इधर 7 था, तो 7 नहीं लिख रहा ना, क्योंकि वो क्या कर दूं, 8 कर दूं 9 कर दूं। अब ठीक है, दिस प्लस दिस ये बन रहा है, ठीक है। 8 या 24 सही है। 8 नहीं 8। SD2 से कितना आउट होना है, तो फिर इतना आउट कर देते हैं। Six 9 3 8 3 4 और बस 2 लाइनों में खत्म। ये 0 हो गया। फोर और ये बाकी है वही है, 10,000 5,000 ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड।
दो सवाल दे रहा हूं, एक लाजमी कर दे, दूसरा हस्बे तौफीक कर दें तो ठीक है, शाबाश। पहला वाला जरूर सारे कर दें। एक है जी जो जरूर करें सारे। क्वेश्चन 7B सितंबर 14, ऑटम 14, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। जी ये जरूर करें। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। ये सलमान लिमिटेड का नाम। अच्छा नाम मैंने अभी लिख दिया, 7B एक ही होगा। और दूसरा ये साइमल्टेनियस पे आया हुआ सवाल, ये जरूर सारे कर दीजिएगा क्योंकि इसमें वो फिर से वो अपोर्शनमेंट और उसकी प्रैक्टिस आ जाएगी। दूसरा जो है वो जैसे आज किया इसी तरह का ही है, बस फिगर्स डिफरेंट है। कर दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना तो जाए दफा ना करें। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च यानी स्प्रिंग 12, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की प्रैक्टिस वाला सवाल है। नाइट्रेट लिमिटेड, दोनों कर दें तो अल्लाह ताला आपको उसी टाइम में पास करे, वरना ये जरूर करें। तिरमजी 1987। अच्छा देखें, इंसान है, गुनाह गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारी स्कीम्स, अल्लाह ने बहुत सारी लूट से लगाई हुई, बहुत स्कीम लगाई हुई हैं कदर करने वाला अगर इंसान बने। तो होता यह है कि शैतान एक धोखा ये देता है कि ऐसा करो कि पहले फुल मज़ा कर लो, उसके बाद इकट्ठे ही तौबा कर लेना, क्योंकि तौबा तो हो ही जानी है, तो पहले कर लो बहुत सारे काम, उसके बाद फिर इकट्ठे ही तौबा कर लेना। क्योंकि ये भी एक सोच आती है कि देखो अगर तुमने तौबा कर ली तो गुनाह तो फिर तुमसे हो जाना है, फिर कि दोबारा किस मुंह से तौबा करोगे। तो इसकी वजह से ना शैतान क्या करता है कि पहले तो गुनाह पे उभारता है, फिर जब अंदर शर्मिंदगी बनती है तो उस शर्मिंदगी की वजह से जो इंसान तौबा की तरफ जाने लगता है वो रोक लेता है, कोई बात नहीं यार क्या हुआ, अभी 30-40 साल बाद इकट्ठे ही तौबा कर लेना, सारे एकदम से लमसम माफ़ करा लेना। अब उससे होता ये है कि इंसान कहता है चलो ठीक है बाद में तौबा कर लूँगा, और फिर वो गुनाह में घिरना शुरू हो जाता है, फिर वो दलदल में फंस जाता है। फिर कुछ अर्से बाद शैतान ये कहता है कि अब तुम इतने गंदे हो चुके हो, अब तुम किस मुंह से तौबा करो, अब नहीं तुम्हें माफ़ी मिलनी, फिर खुल के तुम याशी करो, जब जाना ही दोज़ख में है तो मज़े तो करके जाओ ना। तो वो फिर वापसी का जो रास्ता होता है वो फिर शैतान आस्ता आस्ता छुड़ाता है। अच्छा अल्लाह ताला को ना तौबा करने वाले बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और हदीस तो मैं भी और सुनाने लगा हूँ आपको, लेकिन एक और हदीस याद आ गई मुझे, उसका मफहूम यह है, लंबी है लेकिन उसकी समरी ये है कि एक शख्स जो है अपना सारा सामान लेके सफ़र में निकला और रास्ते में उसकी आंख लग गई। सारा सामान जो है ना वो ऊँट के ऊपर है और उसकी आंख लग गई, जब आंख खुली तो ऊँट गायब है। अच्छा वो जब ऊँट गायब है तो सहरा है और ऊँट नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो मतलब मौत पक्की। तो अब वो परेशान है बहुत ज़्यादा, और वो उसने बहुत ढूंढा ऊँट को, उसको नहीं मिला। अब जब उसको नहीं मिला तो उसको यकीन हो गया कि अब तो मौत है, और वो फिर आराम से पड़ गया और बस मौत का इंतजार कर रहा है। इसने में आंख लग गई। अब उसकी जब दोबारा आंख खुली तो ऊँट सामान के साथ मौजूद है। तो अब उसकी खुशी का जो आलम होगा, वो इतना खुश कि उसने इस खुशी के अंदर कहा कि ए अल्लाह मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इतना वो एक्साइटेड हो गया कि वो कह रहा है मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा, यानी एक्साइटमेंट बताने के लिए। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इससे ज़्यादा खुश अल्लाह होता है जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। अब उसमें शैतान क्या करता है कि आराम से तौबा कर लेना। तिरमिज़ी 1987 सैयदना अबू दर्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरो
और बुराई के पीछे नेकी करो तो नेकी बुराई को मिटा देगी। अब गुनाह हो जाता है, इसके लिए आदत बना ले इंसान कि गुनाह हो गया फौरन साथ नेकी कर ले। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करे चलो उसको साफ तो कर ही लेना है, कंट्रोल दी तो कर ही लेना है, तो गुनाह करता जाए नेकी करता जाए। गुनाह अब इससे होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उससे नेकी की तौफीक वापस ले लेंगे। तो गुनाह हो जाए फौरन के फौरन नेकी करो तो फिर वो नेकी उस बुराई को मिटा देगी। जब इसकी आदत रखेंगे ना तो शैतान को इतनी चिढ़ चढ़ेगी कि वो गुनाहों की तरफ उकसाना ही कम कर देगा, क्योंकि नेकियां आनी शुरू हो जाएंगी तो वो गुनाहों की तरफ उकसाना ही कम कर देगा। और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।